बनारस रेलवे स्टेशन। अमृत अपने सामने खड़ी लड़की को देखता है जो कि दुल्हन के जोड़े में थी। अमृत उस लड़की के कमर पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है? तमीज नहीं है क्या? बात करने की धमकी किसे दे रही हो तुम? हो कौन तुम जो यहाँ मेरे ही कंपार्टमेंट में आकर मुझे ही धमकी दे रही हो? अभी बुलाता हूँ टीटी को। वह लड़की मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, अरे हमको माफ कर दो यार, हमने तुमसे बदतमीजी कर दी, लेकिन प्लीज हमका बचा लो। वो गुंडा हमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है और हम वापस जाना चाहते हैं अपनी बरेली को। अरे ओ बरेली की बर्फी, तुम यहाँ से निकलो, मुझे तुम्हारे झंझट में नहीं पड़ना। अमृत ने उस लड़की के हाथ को पकड़कर कहा। तभी कोई दरवाजा खटखटाने लगता है। अमृत उस तरफ जाने लगता है जिस पर वह लड़की उसके हाथ को पकड़कर कहती है, प्लीज ना, हमें बचा लो, तुम जो कहोगे हम करेंगे, प्लीज इस मुसीबत से हमको छुटकारा दिलाए दो, हमको बहुत मीची मिची हो रही है यार। अमृत उस लड़की से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोला, डोंट टच मी और दूर रहो हमसे, जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। सीधा गले पड़ रही हो तुम तो, और अगर तुम्हें दिक्कत है तो जाकर पुलिस में कंप्लेंट करो ना, इस तरह से भागने से क्या फायदा। वो लड़की अमृत की बात पर गुस्से से बोली, साला हम प्यार से तुमसे मदद मांग रहे हैं और तुम हो कि भाव खा रहे हो। इतना बड़ा अपने आप को गुड्डू स्वामी का छटा हुआ गुंडा समझ रहे हो का? और अभी लगाएंगे कान के नीचे दो कनपटी पर ना, सारा दिमाग आ जाएगा सामने। हमको नहीं जाना पुलिस कंप्लेंट करने, तुम हमको काहे फोर्स कर रहे हो? और हम कौन सा तुम्हारी गोदी में बैठकर जाने वाले हैं? भाई छोटा सा जगह दे दो हमको, हम चले जाएंगे, लेकिन नहीं, तुमको तो अपना धौंस जमाना है। अमृता का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन अभी तक ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी, स्टेशन को पीछे छोड़ चुका था। वो लड़की जब ये देखती है तो चैन की सांस लेती है, अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहती है, धन्यवाद गुड्डू महाराज, बचा लिए हमको। अमृत एक नज़र उसे घूरने के बाद जाकर ट्रेन की चैन खींचने लगता है, जिस पर वह लड़की जल्दी से अमृत को कमर से पकड़कर पीछे खींच लेती है। इससे अमृत उसके ऊपर गिर जाता है। वह लड़की अमृत को घूरते हुए बोली, अब साला हम बच गए हैं तो भी तुमको दिक्कत है? तुम जहर खाकर पैदा हुए हो क्या, जो दूसरों की खुशी पर भी अपना जहर छोड़ रहे हो? तभी ट्रेन रुक जाती है। वह लड़की चैन की तरफ देखती है जिसे अमृत खींच नहीं पाया था। वह अमृत को खुद के ऊपर से धकेल कर खड़ी हो जाती है, इधर उधर देखने लगती है। तभी उस कंपार्टमेंट के दरवाजे पर फिर से कोई दस्तक होती है। अमृत बुरी तरीके से उस लड़की को घूरे जा रहा था और सीधा जाकर दरवाजा खोल देता है। सामने लगभग 15 लोग जो काफी हटे कट्टे नजर आ रहे थे खड़े हुए थे। एक आदमी जो कि उनका लीडर लग रहा था अंदर जाकर उस लड़की को घूरते हुए बोला, वैशाली जी अपने इस आशिक के साथ भाग रही हो? अमृत उस आदमी की बात पर बोला, एक्सक्यूज मी, जरा तमीज से बात करो, मैं इस लड़की को नहीं जानता। वह आदमी अमृत की बात को बीच में काटते हुए बोला, चुप साले, 2 टके के लौंडे, हमारे सामने बोल रहा है। चल तुझको तो हम बताते हैं। इतना कहकर वो अपने लोगों की तरफ इशारा करता है। सभी लोग अमृत को और उस लड़की को उठा लाते हैं। अमृत चिल्लाते हुए बोला, तुम सब जो कर रहे हो ना, बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। अगर इस बारे में मेरे भाई को पता चला ना तो तुम सबको छोड़ेगा नहीं वह। अरे काहे भाई भाई चिल्ला रहा है? अरे बुड़बक, जब तुम्हारे भाई को पता चलेगा ना तुम्हारा रिश्ता हम किसके साथ करवा रहे हैं तो वह भी समधी बनने के लिए तैयार हो जाएगा, उस आदमी ने आगे आगे चलते हुए कहा। अमृता का फोन बजने लगता है। अमृत जल्दी से अपने पॉकेट से फोन निकाल कर देखता है जिसमें सम्राट नाम चमक रहा था, लेकिन वह कॉल अटेंड कर पाता उससे पहले ही एक गुंडा उसका फोन उठाकर पटक देता है। अमृत के कंधे को थपथपाते हुए कहता है, अरे अब तुम यहाँ के होने वाले जमाए हो, जरा खुद को काबू में रखो वरना हम खातिरदारी बहुत अच्छा करते हैं। साला आदमी मरते दम तक नहीं भूलता और तुम्हारा तो अभी शुरुआत होने वाला है। अमृत गुस्से में वैशाली को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। वैशाली अमृत पर चिल्लाते हुए बोली, साला हमको धमकी देते हो, जान से मार देंगे तुमको। एक तो बचाने के लिए कहा तो ऊपर से नखरे दिखा रहे थे और अब देखो कैसे हमसे किचकिच कर रहा है। अमृत बुरी तरीके से वैशाली को घूरने लगता है। वो सब गुंडे उसे स्टेशन से उठाकर स्टेशन के बाहर ले आते हैं और गाड़ी में बिठा देते हैं। उनकी गाड़ी तेज रफ्तार में वहां से चल पड़ती है। दोपहर के 3 बजे बज रहे थे। काशी विश्वनाथ मंदिर। वो सारी गाड़ियां जाकर भगवान काशी विश्वनाथ के घाट के बाहर रुकती है। अमृत और वैशाली को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर लाया जाता है। अमृत उन लोगों से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह लोग उसे नहीं छोड़ रहे थे और उसे गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों शोभित की बात मानकर फ्लाइट नहीं ली, बल्कि अपनी मनमौजी करते हुए वह ट्रेन में सफर कर रहा था। उन सभी लोगों के हाथ में गन और कटार थी, जिस कारण अमृत की सिट्टी पीटती लगभग गुल हो चुकी थी। अमृत वैशाली की तरफ देखते हुए धीरे से उसके कान में बोला, तुम कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगी? यहाँ पर हो क्या रहा है और इन लोगों को रोको, क्या बकवास है ये सब?
अगर हम सबको रोक सकते थे तो हमें यहाँ से भागने की जरूरत नहीं पड़ती, सभी तुम्हारे होशियारी की वजह से हुआ है, अगर तुम ज्यादा अपना दिमाग नहीं दिखाते ना तो अभी तक हम सब यहाँ से बाहर हो चुके होते, वैशाली ने अमृत ऊपर बरसते हुए कहा। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, वॉट यू मीन? तुम्हारी अंग्रेजी के चक्कर में हम तुमको जान से मार देंगे, और बता रहे हैं तुम्हें हमको भी अंग्रेजी आती है, लेकिन साला हम तुम्हारी तरह शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा चपड़ चपड़ करना बंद करो, वरना अभी एक कनपटी पर लगा देंगे हम, वैशाली ने अमृत की बात को बीच में काटकर गुस्से से कहा। अमृत वैशाली की बात पर गुस्से से बोला, पहले तो तमीज सीख लो बात करने की। हाँ तुम तो किलो किलो तमीज लेकर पैदा हुए हो और हमको अकेले कहाँ सिखा रहे हो भाई, पूरे बनारस को सिखा दो, इन गुंडों को भी सिखा दो, शायद तुम्हारी बात अच्छे से समझ जाए, साला हमको तमीज सिखाता है, वैशाली ने अमृत पर बिफरते हुए कहा। उन दोनों को इस तरह से झगड़ता हुआ देखकर एक गुंडा गन निकालकर अमृत के कनपटी पर रखते हुए वैशाली से बोला, देखिए वैशाली जी, हम तुमको बता रहे हैं, ज्यादा मियां मिट्टू बनकर किटूर किटूर करने की कोशिश मत करो, वरना अभी हम इसकी खोपड़ी उड़ा देंगे। वैशाली उसकी बात पर बोली, कहाँ है रे मामा, बता हमको, हम यहाँ हैं, काफी अच्छा नाम रोशन कर रही हो आप हमारा। एक गरीब 60 साल के आदमी की आवाज आती है जो कि धोती पजामा पहना हुआ था, उसके कंधे पर गमछा लटक रहा था। वैशाली उस तरफ देखती है तो वह आदमी देवराज सिसोदिया थे, जो बनारस के जाने माने ठेकेदार थे। वैशाली पिछले 1 साल से उनके साथ रह रही है, क्योंकि वैशाली की मां की मौत हो गई थी, उनकी अस्थियां वैशाली वहां पर प्रवाहित करने आई थी और वही होकर रह गई थी, लेकिन अचानक उन्होंने वैशाली की शादी अपने बेटे से तय कर दी, जिससे वैशाली शादी नहीं करना चाहती थी और भाग रही थी। वैशाली देवराज की बात पर बोली, मामा हम कह रहे हैं ना, हमको उस लल्लन से शादी नहीं करनी, हमको जाने दो यहाँ से, हमको नहीं रहना यहाँ पर, लेकिन तुम हो कि साला धोती बांधकर हमारे पीछे पड़े हुए हो। घाट पर खड़े सभी लोग कानाफूसी करने लगते हैं। देवराज वैशाली की बात को अनदेखा करते हुए अमृत के सामने जाकर बोल, क्यों तुम हो वह लौंडे जिसके साथ यह भाग रही थी, साला तुम्हारे में इतना हिम्मत है कि तुम हमारे इलाके में आकर हमारे घर की बेटी को भगाकर ले जा रहे हो, बड़े जिगर वाले लगते हो। अमृत ने देवराज की बात पर अपने पक्ष को रखते हुए कहा, एक्सक्यूज, चुप, बिल्कुल चुप, हमारे इलाके में आकर हमारी होने वाली लुगाई को लेकर भाग रहा है, हम तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, अभी साले तुमको भी मार देंगे, कहते हुए लल्लन अमृत की तरफ गनतान देता है। वैशाली गुंडे से खुद को छुड़ाकर अमृत के आगे खड़े होकर लल्लन से बोली है, लल्लन हम तुमको पहले ही बोले थे ना कि हमको तुम्हारे जैसे फटी चड्डी से शादी करने का कोई शौक नहीं है, तो तुम कहे साला लुंगी पहनकर हमारे पीछे पड़ रहे हो। लल्लन देवराज की तरफ देखते हुए बोला, काका समझा दो अपनी भांजी को, इस तरह से सबके सामने हमारी बेइज्जती ना करे, वरना अच्छा नहीं होगा। देवराज लल्लन की बातों को अनसुनाकर वैशाली से बोला, तुम चाहती क्या हो वैशाली? देवराज की बात पर वैशाली बोली, हमको और इस लड़के को यहां से जाने दो और हम कुछ नहीं चाहते। देवराज अमृत की तरफ देखते हुए वैशाली से कहा, अच्छा हम तुमको जाने दे, क्या लगता है ये लड़का तुम्हारा? वैशाली खींचकर बोली, होने वाला मर्द लगता है हमारा, भाग कर शादी करने वाले थे, इससे काहे कि हमको इस फटी चड्डी से शादी नहीं करना है, खुद की तो हालत मरे हुए कुत्ते की जैसी है और हमसे शादी करके हमें भी कुतिया बनाना चाहता है। लल्लन अमृत पर गन तानकर वैशाली से बोला, हमको तुम पर यकीन नहीं है, हमको पता है तुम झूठ बोल रही हो ताकि तुम्हें हमसे शादी न करना पड़े। ये लड़का शहरिया है और तुम कभी शहर गई नहीं, तो तुम्हारा इसके साथ चक्कर कैसे हो सकता है? अमृत ने लल्लन की बात पर जल्दी से बोल, एग्जैक्टली मैं भी यही कहने वाला था, मैं नहीं जानता इसे। लल्लन अमृत के गाल पर थप्पड़ मारकर बोला, चुप, तुझसे बात हुई क्या यहाँ पर हमारी नहीं ना, तो साला तू काहे पट पट बोल रहा है बे? अमृत का चेहरा एक तरफ झुक जाता है, वह मन ही मन, एक बार बस मेरा फोन मेरे हाथ में आने दो, फिर तुम सबकी अर्थी ना उठवा दूं तो मेरा नाम भी अमृत ओबरॉय नहीं। देवराज वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, तुमने अभी कहा कि तुमको ये लड़का पसंद है, तो ठीक है, मंडप तैयार है, पंडित यहाँ पर बैठा हुआ है, शादी की रस्म शुरू करते हैं। लल्लन देवराज की बात पर चिल्लाते हुए बोला, हमको वैशाली से शादी करना है, आप इस तरह से किसी और के साथ उसकी। देवराज अपने लोगों की तरफ देखता है तो सभी लोग लल्लन को पकड़कर साइड में कर देते हैं। वैशाली देवराज की बात पर बिल्कुल पत्थर की तरह बन चुकी थी और वही अमृत का तो ऐसा हाल था जैसे काटो तो खून नहीं। वो अपने सामने खड़े गुंडे को देख रहा था। अमृत होश में आकर जल्दी से बोला, आप मेरी बात। लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहां कोई नहीं था। दो लोग उसे जबरदस्ती लेकर आते हैं और मंडप पर बिठा देते हैं। वैशाली तो पहले से शादी के जोड़े में थी, इसलिए उसे भी जबरदस्ती वहां पर बैठा दिया जाता है और एक गुंडा वैशाली से कहता है, वैशाली दीदी समझा रहे हैं तुमको, चुपचाप शादी करो अपने मर्द के साथ।
हमारे काका जी ने जो वादा अपनी बहन के साथ किया था वह पूरा हो जाएगा और तुम अपने ससुराल चली जाओगी और कुछ सालों के बाद हमको मामा कहने वाला एक लल्ला। वैशाली उसको बीच में काटकर चिल्लाकर बोली, साला अभी फैमिली प्लानिंग कर ले, तो अभी हम अपने ससुराल वालों से नहीं मिले। अमृत अपनी मुट्ठी मजबूती से कसे नफरत से वैशाली को देखते हुए बोला, यू वेट एंड वॉच, तुम्हारा क्या हाल करता हूं मैं। तुम्हारी वजह से मैं ये घटिया जगह पर और इन घटिया गुंडों के बीच में फंसा हुआ हूं। वैशाली अमृत पर बरसते हुए बोली, तुम अपना मुंह बंद करके रखो वरना अभी साला जमालगोटा खिलाकर तुमको सेप्टिक में बंद कर देंगे। अमृत गुस्से से वैशाली को घूरते हुए बैठा रहता है। धीरे धीरे शादी की रस्म पूरी होने लगती है। लल्लन बीच बीच में चिल्लाता है तो गुंडे उसको थप्पड़ मारकर चुप करवा देते हैं। जब मांग भरने की बारी आती है तो अमृत बिल्कुल भी सिंदूर की तरफ देखता भी नहीं है। तभी एक गुंडा हवा में फायर करता है तो अमृत जल्दी से सिंदूर उठाकर वैशाली के मांग भर देता है और उसे मंगलसूत्र भी पहन देता है। पंडित जी देवराज की तरफ देखते हुए बोले, काका शादी की रस्म पूरी हुई, अब हमको हमारी दक्षिणा दो, दूसरी शादी भी देखने जाना है। देवराज अपने आदमी की तरफ देखता है तो वह आदमी उसे नोटों का एक गड्डी थमा देता है। पंडित खुश होकर अमृत और वैशाली को आशीर्वाद देते हुए वहां से चला जाता है। देवराज अपने खास आदमी लखन की तरफ देखते हुए बोला, ए लौंडा, जहां कहीं का भी है लेकर जाओ और हाँ नजर रखना वैशाली पर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लखन अपना सिर हिलाता है और अपने लोगों के साथ अमृत और वैशाली को लेकर फिर उस रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाता है। अमृत को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हंसती खेलती जिंदगी पल भर में तबाह हो गई हो। इस वैशाली नाम की ग्रहण उसकी जिंदगी में लग चुकी थी। शाम का वक्त है। सम्राट सोना और शोभित असम पहुंच चुके थे। उसकी जेट सीधा एक बहुत बड़े गार्डन में आकर लैंड करती है। सम्राट सोना को लेकर बाहर आता है तो शोभित भी बाहर आता है। सोना अपनी नजरें चारों तरफ घूमती है। वह जगह बहुत खूबसूरत थी। सोना चारों तरफ घूमकर देखती है तो वह गार्डन करीब 12 डिसमिल में फैला हुआ था और चारों तरफ नजर घुमाते हुए उसकी नजर सामने एक बड़े से हिस्से आलीशान हवेली पर जाती है, जिसकी कारीगरी इतनी मनमोहन थी कि कोई भी उसकी तरफ खिंचा चला जाए, और वही सोना के साथ हो रहा था। उसके कदम खुद व खुद हवेली की तरफ बढ़ जाते हैं। सम्राट सोना के हाथ को पकड़कर उसे रोक देता है, जिस पर सोना सम्राट की तरफ देखने लगती है। सम्राट सोना के हाथ को मजबूती से पकड़कर बोला, हम 2 दिन के बाद यहां से वापस मुंबई के लिए निकलेंगे, लेकिन इस बीच तुम्हें मेरे दादा और दादी के दिल में अपनी जगह बनानी होगी, वरना तुम ओबरॉय परिवार की बहू नहीं बन पाओगी। सोना सम्राट की बात पर कंफ्यूज होकर बोली, मैं ये कैसे करूंगी। शोभित सोना की तरफ देखते हुए बोला, ऐसे तो बहुत टैलेंटेड बनती रहती हो, यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाओ ना, क्योंकि यह जगह जितनी खूबसूरत है यहाँ के लोग उतने ही बदसूरत है। सम्राट सोना की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ पर जो कोई भी है उनसे तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ दादा और दादी पर ध्यान देना है। सोना सम्राट की लैंग्वेज में एक नफरत और धमकी दोनों को महसूस कर रही थी, इसलिए वो अपनी गर्दन जल्दी से हिला देती है। सम्राट सोना के हाथ को पकड़कर उसे लगभग सूटकेस की तरह खींचते हुए अंदर की तरफ ले जाता है और शोभित भी उन दोनों के पीछे पीछे चला जाता है। सम्राट जब एंट्रेंस से होते हुए आंगन में आता है तो 70 साल के आदमी की आवाज आती है, सम्राट ओबरॉय, तुमसे कहा था ना यहां मत आना। सम्राट अपनी नजरें उठाकर सामने की तरफ देखता है जहां पर रविंद्रनाथ ओबरॉय अपने रॉब के साथ खड़ा हुआ था। सम्राट सोने के हाथ को पकड़ आगे बढ़े रविंद्रनाथ का आशीर्वाद लेते हुए बोला, प्रणाम, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है दादू, मैं 2 दिनों में यहां से चला जाऊंगा। रविंद्रनाथ सोना के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, सदा सुहागन रहो। सोना रविंद्रनाथ की बात पर सम्राट की तरफ इशारा करते हुए बोली, इन्होंने कहा था कि आप बहुत ज्यादा खड़ूस हो, लेकिन आप तो बहुत प्यारे हो, मतलब आपका पोता आपकी बुराई कर रहा था। सम्राट अपनी नीली आंखों से सोना को बहुत बुरी तरीके से घूरने लगता है और वही शोभित को बहुत हंसी आ रही थी। उसने सोचा नहीं था कि उसकी शांत रहने वाली भाभी अचानक रुख बदल सकती है, उसके भाई को अच्छा खासा फंसा सकती है। तभी एक औरत की सख्त आवाज आती है, जरा सोच समझकर बात करो बहुरानी, क्योंकि तुम जिसके बारे में बात कर रही हो पोता है वह इस घर का। सोना जब अपनी नजरें उठाकर सामने देखती है तो वहां पर करीब 68 साल की एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसने महंगे कुंदन के जेवरात पहने हुए थे, बनारस की साड़ी पहनी हुई थी, बालों को सलीके से जुड़ा बनाया हुआ था। सम्राट उस औरत को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, दादी। सावित्री जी सम्राट की तरफ देख मुस्कुरा देती है। सोना आगे बढ़कर सावित्री के पांव छूते हुए बोली, प्रणाम, हम तो बस मजाक कर रहे थे दादी माँ, आपको बुरा मानने की क्या जरूरत है। सावित्री सोना को आशीर्वाद देती है और सम्राट से कहती है, सिर्फ 2 दिन क्यों रुकने वाले हो, रुक जाओ यहीं पर।
सम्राट सावित्री के गले लगते हुए बोला, कंपनी में काफी काम है और मनाली बिजनेस के चलते ही गया था। सावित्री शोभित की तरफ देखते हुए बोली, इतना भी नहीं सीखा कि अपनी दादी से सालों के बाद मिलने पर उन्हें गले लगाया करते हैं। शोभित सावित्री जी की बात पर आकर उनके गले लग जाता है और अलग होते हुए बोला, मुझे लगा आप मुझे भूल चुकी होगी। सावित्री शोभित की बात पर बोली, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने बच्चों को भूल जाऊं, वैसे काफी तारीफ हो रही थी तुम्हारी माँ की। शोभित ने कंफ्यूज होकर कहा, आप कहना क्या चाहती हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। सावित्री सोना की तरफ इशारा करते हुए बोली, इस लड़की को घर से निकल रही थी, उसे किसने हक दिया ये फैसला लेने का कि कौन ओबरॉय परिवार में रहेगा और कौन नहीं। सम्राट सावित्री जी की बात को बदलते हुए कहा, दादी इतने सालों के बाद आया हूं मैं, क्या आप मुझे अंदर नहीं आने दोगी, बाहर ही रहकर बात करनी है। रविंद्रनाथ सावित्री के कंधे पर हाथ रख उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, आपको हमें अटेंशन देना चाहिए लेकिन आप तो अपने पोते को देखते ही हमें भूल गई। सावित्री रविंद्र की तरफ एक नजर देख उसके हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए सोना से बोली, यहीं पर रुको। सोना कंफ्यूज हो जाती है कि एक 35 साल की औरत अपने हाथों में आरती की थाल लेकर वहां पर आती है और एक 18 साल की लड़की उसके पीछे आलते की थाल लेकर आती है। सावित्री उस औरत से बोली, मेरी नई बहू का स्वागत करो। नीलिमा, जो कि सम्राट की सबसे छोटे चाचा शिवराज की बीवी थी। सावित्री की बात पर एक नजर सोना को देखने के बाद बिना किसी भाव के उसकी आरती करती है। आरती पूरा होने के बाद नीलिमा उस लड़की की तरफ देखती है तो वह लड़की आलते की थाल जमीन पर रख देती है। सोना अलते की थाल में अपना पैर रख अंदर आती है। वहां पर काफी सारे लोग खड़े हुए थे। सोना शोभित के कान में धीरे से बोली, यहाँ पर तो मुंबई से भी ज्यादा लोग हैं, क्या सभी आपके रिश्तेदार हैं? शोभित सोना की तरफ घूर कर देखता है तो सोना मुंह बनाते हुए सब लोगों का मुंह ताड़ने लगती है, लेकिन उसकी कंफ्यूजन बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है। सावित्री वहां पर खड़े एक आदमी जो कि 40 साल का था उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, यह है मेरा छोटा बेटा शिवराज ओबरॉय। फिर नीलिमा की तरफ इशारा करते हुए बोली, और यह उसकी पत्नी नीलिमा ओबरॉय, और एक 12 साल के लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोली, और यह है वैदिक ओबरॉय, मेरा सबसे छोटा पोता। सोना मुस्कुराते हुए सब लोगों से मिलती है और वहां पर खड़े 4-5 लोगों की तरफ देखने लगती है, जिस पर रविंद्रनाथ सम्राट की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें बहुरानी को कमरे में लेकर जाना चाहिए। सम्राट रविंद्रनाथ के इशारे को समझकर अपना सिर हिलाता है और सोना को लेकर ऊपर की तरफ बने कमरे में चला जाता है। रविंद्रनाथ वहां पर खड़े उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को बहुरानी से मिलना चाहिए। वहां खड़ी 42 साल की औरत जिसका नाम दामिनी था रविंद्रनाथ की बात पर बोली, क्यों पापा आपको शर्म आ रही है हमें अपनी बहुरानी से मिलवाते हुए? सावित्री दामिनी से थोड़ी नाराजगी में बोली, दामिनी तमीज से बात करो, पिता है वो तुम्हारे। मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा माँ, उन्होंने अपनी बहू को सबसे मिलवाया लेकिन हम लोगों से नहीं, ऐसा क्यों? रविंद्रनाथ दामिनी की बात पर बोले, बिना किसी गलती के अपनी ससुराल को छोड़कर मायके में आकर पिछले 5 सालों से बैठी हुई हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। दामिनी अपने पिता पर कटाक्ष करते हुए बोली, शायद आप नई बहू के सामने अपने होनहार पोते की असलियत नहीं आने देना चाहते, इसलिए आपने उन्हें यहां से रवाना कर दिया, ठीक कहा ना? शिवराज दामिनी की तरफ देखते हुए बोला, दीदी आपको इस तरीके से पापा से बात नहीं करनी चाहिए। दामिनी शिवराज की बात पर बोली, क्यों नहीं शिव, आखिर मेरा भी इस हवेली पर और ओबरॉय परिवार की जायदाद पर बराबर का हक है जितना तुम तीनों भाई का है। शोभित वैदिक की तरफ देखते हुए बोला, छोटे चलो मेरे साथ कमरे में चलते हैं, बड़ों की बेवजह बकवास में दखल अंदाजी नहीं करते। दामिनी शोभित पर कटाक्ष करते हुए बोली, क्यों शोभित, असलियत सामने आने पर तुम यहाँ से भाग रहे हो? शोभित ने दामिनी के सामने खड़े होकर बोला, मिसेज भाटिया, जो कुछ भी बकवास आपको करना है आप बेझिझक कर सकती है, लेकिन भाई के खिलाफ बकवास मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सावित्री शोभित के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, लंबे सफर से आए हो शोभित, जाकर आराम करो। शोभित दामिनी को गुस्से भरी नजरों से घूरने के बाद अपने कमरे की तरफ से चला जाता है। रविंद्रनाथ दामिनी की तरफ देखते हुए बोले, बेहतर होगा कि तुम नई बहू के सामने अपनी बेहुदा जुबान ना खोलो। दामिनी रविंद्रनाथ की बात पर बोली, अब अगर आपकी बहू रानी आ ही गई है तो वसीयतनामा पढ़ लेते हैं ना, ताकि छुटकारा मिल सके इन सभी जिम्मेदारियां से। रविंद्रनाथ दामिनी को घूरते हुए बोले, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि मेरे बाप की खून पसीने की जायदाद, जो मैं तुम्हें तो बिल्कुल नहीं दूंगा। दामिनी रविंद्रनाथ की बात पर अकड़कर बोली, तो ठीक है, अब सीधा बहुरानी से बात होगी कि वो किसे जायदाद देना चाहती है। सावित्री दामिनी को घूरते हुए बोली, मुझे घिन आती है उस दिन के लिए जब मैंने तुम्हें पैदा किया था। दामिनी के बगल में खड़ा 65 साल का आदमी सावित्री जी से कहा, दीदी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, आपको कमरे में जाना चाहिए, मैं भांजी को संभाल लेता हूँ।
रविंद्रनाथ उस आदमी को देखते हुए बोला, शिशुपाल तुम कब जाने वाले हो? सावित्री रविंद्रनाथ की तरफ देखते हुए बोली, क्यों मेरा भाई अगर यहाँ पर है तो क्या आपका राशन पानी खत्म हो जा रहा है? रविंद्रनाथ ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि उनके पिता की तबीयत खराब है तो उन्हें जाना चाहिए। शिशुपाल ने रविंद्रनाथ की बात पर बोला, उसकी फिक्र आप मत कीजिए जीजा जी, इस बार मैं रक्षाबंधन मनाने के बाद चला जाऊंगा। वैदिक ने शिशुपाल के बात पर धीरे से कहा, पिछले 8 साल से यही तो कह रहा है, इस त्योहार पर चला जाऊंगा, उस त्योहार पर चला जाऊंगा, लेकिन अभी तक हमारे घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाला। वहां पर खड़ी एक 22 साल की लड़की शिशुपाल की बात पर बोली, मौसा जी आपको ऐसा नहीं लगता कि अब आपको सच में चले जाना चाहिए? शिशुपाल उस लड़की को घूरते हुए बोला, शीतल बेहतर होगा कि तुम मुझे यहां से भगाने की फिराक में मत रहो, क्योंकि मैं तो नहीं जा रहा। शीतल सावित्री की छोटी बहन कंचन की पोती थी, जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए असम आई हुई थी और पिछले 1 साल से वहीं पर रह रही थी। शीतल ने शिशुपाल की बात पर मुंह बनाते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। बाकी सब लोग भी अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। इधर सोना पूरे कमरे को देख रही थी। सम्राट अपने कपड़े बदल कर आता है और कहता है, जाकर तुम भी अपने कपड़े बदल लो। सोना सम्राट की बात पर पलटकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, आपने बताया नहीं कि वो लोग कौन थे? मैंने कहा ना, दादा दादी के अलावा किसी और से मतलब रखने के बारे में मत सोचना, और तुम अपना दिमाग क्यों चला रही हो? सम्राट ने सोना की बात को बीच में काटकर कहा। सोना सम्राट की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, अगर मैं उनसे दोस्ती नहीं करूंगी तो 2 दिन यहाँ पर मेरे साथ रोमांस कर सकती हो, रोमांटिक बातें कर सकती हो, मेरे पास पूरा टाइम है। सम्राट ने फिर से सोना की बात को बीच में काटकर कहा। सोना सम्राट को घूरते हुए बोली, रोमांस और चुम्मा चाटी के अलावा आपको और कुछ आता है? जो इंसान आज तक सिंगल रहा है और उसे शादी के बाद कोई लड़की मिलती है, वह इसके अलावा और कुछ दूसरा सोच भी नहीं पाता, सम्राट ने बेशर्मी से जवाब दिया। सोना के गाल सम्राट की बात पर लाल हो जाते हैं और वह अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगती है, जिस पर सम्राट उसके हाथों को पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसके कान में धीरे से कहता है, कल कुल देवता के मंदिर चलेंगे, इसलिए खूबसूरती से तैयार हो जाना। इतना कहते हुए सम्राट उसके माथे पर किस करता है और उसे छोड़ देता है। सोना जल्दी से बाथरूम में भाग जाती है। शाम ढल जाती है, रात में तब्दील हो जाती है। साथ में उस हवेली की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि हर तरफ दिए और लाइट से वो हवेली सोने की तरह चमक रहा था। सोना पीले रंग की साड़ी में खूबसूरती के साथ रेडी होकर कमरे से बाहर आती है। देखती है कि सब लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन सम्राट वहां से गायब था। सावित्री सोना की तरफ देखते हुए बोली, आओ बहू, यहां पर बैठो। दामिनी सोना के सामने आते हुए बोली, बहुरानी मैं तुम्हारी बुआ सास हूं, क्या तुम्हें नहीं सिखाया गया कि अपनों से बड़ों का पैर छुए जाते हैं? सोना ने हल्का मुस्कुराकर दामिनी के पैर छूते हुए बोली, हमें माफ कीजिए, हमें यहाँ पर किसी ने नहीं बताया कि आप कौन है। प्रणाम। दामिनी सोना के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, सदा सुहागन रहो, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि सम्राट तुमसे कुछ खास खुश नहीं है। सम्राट सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोला, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरी पत्नी से मैं कितना खुश हूं और कितना नहीं। आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए। सम्राट के रौब भरी आवाज पर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। सम्राट सोना के पास आकर उसे कमर से पकड़कर अपने आप से सटाते हुए दामिनी से बोला, मेरी बीवी से मैं बहुत प्यार करता हूं और मुझे नहीं लगता कि इस बारे में आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाने की जरूरत है। दामिनी सम्राट की बात पर बोली, लगता है शहर जाकर तुम तमीज भी भूल चुके हो। तमीज मुझे बहुत अच्छे से याद है, लेकिन शायद इतने सालों से अपने परिवार और पति से दूर रहकर आप ये भूल चुकी हैं कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। सम्राट ने सीधा सा जवाब दिया। दामिनी गुस्से भरी नजर से सम्राट की तरफ देखने लगती है, लेकिन सम्राट उसकी नजरों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और सोना को घूरते हुए बोला, तुमसे क्या कहा था मैंने? सोना ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मुझे क्या पता था, उन्होंने आशीर्वाद लेने के लिए कहा, मैंने कर दिया। इसमें तो आपकी ही बड़ाई हो रही है ना, लेकिन आपको तो मुंह फुलाने से फुर्सत नहीं है। सावित्री सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है सम्राट, लगता है बहुरानी से काफी प्यार करते हो तुम। सम्राट सावित्री की बात पर बोला, हाँ मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। सोना सम्राट की बात पर उसकी तरफ देखने लगती है, जिस पर सम्राट ने उसके कान में धीरे से कहता है, कमरे में बताऊंगा तुम्हें कि तुमसे कितना प्यार करता हूं। अब इस तरीके से मुझे मत देखो, अदरवाइज मैं तुम्हें यहीं पर किस कर सकता हूं। सोना जल्दी से सम्राट से दूर होकर खड़ी हो जाती है और सावित्री की तरफ देखते हुए बोली, दादी माँ अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आप सबके लिए खाना। सम्राट सोना की बात को बीच में काटकर बोला, तुम नहीं बनाओगी। मैंने तुमसे कहा था मेरे अलावा तुम किसी और के लिए खाना नहीं बनाओगी।
रविंद्रनाथ सोना की तरफ देखते हुए बोले, मैं तुम्हारे हाथों का खाना खाना चाहता हूं। सम्राट रविंद्रनाथ की तरफ देखते हुए बोला, वो मेरे अलावा किसी और के लिए खाना नहीं बनाती दादाजी। रविंद्रनाथ सम्राट की बात पर तिरछा मुस्कुराकर बोले, लेकिन उस दिन तुमने कॉल किया था तब तुम कह रहे थे कि हाँ, वो मैं कह रहा था कि वो अच्छा खाना बनाती है, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। सम्राट ने रविंद्रनाथ को घूरते हुए उसकी बात को बीच में काट रहा था। शोभित आते हुए बोला, भाई अगर आपने सबके सामने भाभी जी के खाने की तारीफ कर ही दी है तो बनाने दीजिए उन्हें खाना, क्या दिक्कत आ रही है आपको। सम्राट ने शोभित को घूरते हुए बोला, अपना मुंह बंद करके रखो, उसका हाथ जल गया तो और इतनी बड़ी फैमिली के लिए वह अकेले खाना कैसे बनाएगी। सोना सम्राट की बात पर बोली, लेकिन मैं बहुत लोगों के लिए खाना। तुम चुप रहो, मैंने तुमसे कहा बात करने के लिए नहीं, ना तो तुम बीच में क्यों बोल रही हो। सम्राट ने सोना को घूरते हुए कहा। सोना सम्राट की झिड़कने पर चुपचाप खड़ी हो जाती है। सावित्री सोना की तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम यहाँ पर अपनी रसोई का रस्म पूरा करना चाहती हो तो जा सकती हो। रसोई में तुम्हारी मदद नीलिमा और शीतल कर देंगे। सम्राट सावित्री जी की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन दादी। लेकिन कुछ नहीं सम्राट, तुम्हारी पत्नी को रसोई की रस्म पूरी करनी होगी, सावित्री जी ने सम्राट की बात को बीच में काटते हुए कहा। सम्राट जलती हुई नजरों से सोना को घूरने लगता है, जिस पर सोना अपना सर झुकाकर जल्दी से किचन की तरफ चली जाती है। उसके साथ नीलिमा और शीतल भी चले जाते हैं। रविंद्रनाथ सम्राट की तरफ देखते हुए बोले, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, चलो हमारे साथ। इतना कहकर रविंद्रनाथ गार्डन की तरफ चले जाते हैं और सम्राट सोना को जाते हुए पीछे से घूरते हुए देखता है और रविंद्रनाथ के पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ रसोई में सोना नीलिमा और शीतल के साथ खाना बना रही थी। वह नीलिमा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं आपको चाची कह सकती हूँ ना। नीलिमा सोना की तरफ देखकर बोली, हाँ। सोना शीतल की तरफ देखते हुए बोली, हेलो, मेरा नाम सोना है। शीतल भी सोना की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, और मेरा नाम शीतल है, मैं आपकी दादी सास की बहन की बेटी हूँ। यहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करने आई हूँ। सोना शीतल की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, यह तो काफी अच्छी बात है कि यहाँ रहकर आप अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हो। शीतल सोना की बात पर बोली, वैसे आपने बताया नहीं कि आपकी और सम्राट की शादी कैसे हुई। क्योंकि जहां तक हमें पता था वो अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी से शादी कर रहे थे, अचानक से आपसे शादी कैसे। सोना शीतल के सवाल पर थोड़ी खामोश हो जाती है, फिर कुछ देर के बाद शीतल से कहती है, उन्होंने मेरे घर रिश्ता भेजा था क्योंकि उन्हें मुझसे प्यार हो गया था और उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी अचानक से भाग गई थी, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी कर ली। शीतल सोना की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, नॉट बैड, मतलब लव मैरिज है आप दोनों की। तो आप दोनों की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। सोना ने सीधा सीधा जवाब दिया, ओबरॉय हाउस में। तुम शादी से पहले ओबरॉय हाउस क्या करने गई थी, इस बार नीलिमा ने सवाल किया। सोना कुछ देर सोचने के बाद बोली, हम लोगों की बेकरी शॉप है जिसमें हम लोग खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं, इसलिए एक फंक्शन के दौरान मेरी मुलाकात उनसे हुई थी और मैं उन्हें पसंद आ गई, इसलिए हम दोनों ने शादी कर लिया। शीतल सोना की बात पर बोली, बेकरी शॉप मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली, ठीक कहा ना। सोना अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, जी हाँ। शीतल और नीलिमा आगे और ज्यादा कोई सवाल नहीं करते कि अचानक से सोना, जो कि दाल को छौंका देने के लिए तेल उठाती है, वो उसके हाथ पर गिर जाता है, जिससे सोना की चीख निकल जाती है। नीलिमा और शीतल हैरान हो जाते हैं और वही सम्राट जो अपने दादाजी से बात करते हुए अंदर आ चुका था, वह जल्दी से किचन की तरफ भागता है। सम्राट को धीरे धीरे हो रहा है सोना के लिए एक प्यार का एहसास, और किस जायदाद और बसीहत नामा की बात कर रही थी दामिनी। सम्राट का क्या रिएक्शन होगा सोना के जले हुए हाथ को देखने के बाद, जानने के लिए बने रहिए कहानी पर और कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। कहानी को आगे सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी पर।